मेरी भाभी की उम्र 18 साल थी और मेरे भैया की उम्र 45 साल था। मेरी भाभी बहुत खूबसूरत थी और मेरी ही उम्र की थी। मैं जब भी अपने भाभी को देखता तो मैं अपने दिल पर काबू नहीं रख पाता। एक दिन भैया 4 से 5 दिन के लिए शहर चले गए और अपने भाभी को नींद की दवा देकर उनके कमरे में चला गया। जब भैया ने अचानक दरवाज़ा खोला तो मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गया, क्योंकि मेरा नाम साहिल है। आज मैं आप सब लोगों को अपनी कहानी सुनाने जा रहा हूँ। यह कहानी मेरी भाभी पर है, जिन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया, या यूँ कहिए कि मैं उनका हमेशा साथ दिया। मेरी उम्र 26 साल है और मैं जयपुर का रहने वाला हूँ। मेरा माँ तो मेरे जन्म के बाद ही इस दुनिया से नहीं रही। मेरे बड़े भैया की उम्र उसी टाइम 14 साल की थी। मेरी दादी और मेरे पिता ने मुझे पाला था और जब आंख खोली तो मेरी माँ मुझे इस दुनिया में लेटे हुई चल बसी थी। अब मेरे लिए मेरे पिता और दादी और मेरे बड़े भैया ही बचे थे। दादी ने मेरी माँ की मौत के बाद मेरे पिताजी से दूसरी शादी कर काफ़ी जोर दिया था, लेकिन मेरे पिताजी दूसरी शादी पर राज़ी नहीं हुए। वह मुझे किसी दूसरी औरत की गोद में नहीं डालना चाहते थे। दादी ने पिताजी को बहुत समझाना चाहा, लेकिन पिताजी ने साफ इनकार कर दिया। फिर मजबूरन शादी नहीं, मेरी परवरिश के लेकर दादी भी बस 9 साल तक ही हमारा साथ दे पाई थी। एक दिन वह भी हम तीनों को अकेला छोड़कर चली गई थी। पिताजी की मौत के बाद टूट गए थे हम। मुझे संभालना उन दोनों के लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। मैं उस वक्त 9 साल का था। भैया भी कॉलेज पढ़ने के लिए जाते थे और पिताजी भी नौकरी पर जाते थे। मेरे पिताजी की बहुत अच्छी नौकरी थी, सरकारी नौकरी थी। ऐसे में उन दोनों में से एक भी मेरी ड्यूटी करने के काबिल नहीं था। पिताजी अब अगर काम छोड़कर घर पर खर्च कैसे पूरा होता, और मेरे भैया की पढ़ाई भी असर पड़ता। आखिरकार भैया ने भी अपनी पढ़ाई की कुर्बानी दी और उन्होंने घर बैठकर प्राइवेट पढ़ाई करना शुरू कर दिया था। मैं भी उस वक्त तीसरी क्लास में था। सुबह सवेरे उठना और तैयार होकर स्कूल जाता था। भैया हम तीनों के लिए नाश्ता बनाते थे। नाश्ते के बाद फिर मुझे तैयार करके स्कूल छोड़कर आते और घर आकर घर के सारे कामकाज करते थे। भैया मेरे आने तक दोपहर का खाना भी तैयार कर दिया करते थे और मुझे फिर स्कूल से वापस लेकर आते थे। मेरे भैया पर मेरी हर छोटी बहन ख्वाहिश का ख्याल रखते थे, मगर जिस घर में औरत ना हो उस घर का कोई हल नहीं होता। यही हाल हमारे घर का भी था। पिताजी भैया से शादी के लिए कहा करते थे, लेकिन भैया यह बात कहकर डाल देते थे कि मैं अभी पढ़ाई करना चाहता हूँ और मैं जब तक मैं किसी काबिल नहीं बन जाता तब तक मैं शादी नहीं करूँगा। एक स्कूल में आकर सो गया। जब सोकर उठा तो 2 बज रहे थे। मेरी नज़र जैसे ही भैया पर पड़ी, जो आईने के सामने खड़े होकर खुद को देख रहे थे। उन्होंने अपने हाथों को रोक दिया और फिर मुझे देखने उन्होंने कहा कि मैं कहीं बाहर जा रहा हूँ। अच्छा हुआ तुम जाग रहे हो और कभी भी शर्त मत करना। मैंने भैया की बात को अच्छी तरह से समझ लिया और सर हिलाकर कह दिया ठीक है। भैया को अच्छी तरह से बंद कर लिया और वापस आ गया। 1 घंटे बाद भैया भी घर वापस आ गए थे। फिर धीरे धीरे ऐसे ही होने लगा। 1 घंटे का बहाना लेकर घर के बाहर चले जाते थे और पिताजी के घर आने से पहले ही वापस आ जाते थे। अब मैं 8 क्लास में आ गया था। मेरी उम्र 14 साल हो गई थी। दिन ऐसे ही गुजरते चले जा रहे थे। भैया की पढ़ाई कंप्लीट हो चुकी थी और भैया की बहुत अच्छी जॉब लग चुकी थी। शाम के लगभग 7 बज रहे थे। जोरिया घर में दाखिल हुए तो उनके साथ एक लड़की भी थी और जो लाल घूंघट लिए हुई थी, लाल लहंगे में दुल्हन की तरह लग रही थी। जैसे ही पिताजी ने भैया की तरफ देखा, वह तो चौंक गए और उठकर खड़े हो गए और चलते हुए भैया की तरफ गए थे। उनके पीछे खड़ी हुई लड़की पर नज़र डालते ही पिताजी भैया की तरफ सावलिया नज़र से देख रहे थे। शादी कर ली है? पिताजी ने गुस्से में भैया के मुंह पर थप्पड़ मार दिया, जिससे वह पीछे खड़ी हुई लड़की कांपने लगी थी। पिताजी की नज़र जब उस लड़की पर गई और उसके बाद एक नज़र पिताजी ने मुझे भी गुस्से से देखा। पिता ने कहा इस लड़की को अंदर ले जाओ। मैं उस लड़की को अंदर आया। मैं उन्हें देखकर हैरान ही रह गया था, जिससे मेरे भैया अपनी पत्नी बना कर लाए थे। वह लड़की बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी और उनकी आगे भी भैया से बहुत कम थी। वह लड़की लगभग मुझे 2-3 साल बड़ी होगी। मुझे भी लड़की बहुत पसंद आई थी और मेरा आइडिया सही निकला था कि वह मुझसे 3 साल ही बड़ी थी। उनका चेहरा देखते हुए मुझे भैया पर बहुत गुस्सा आ रहा था। आखिरकार भैया ने यह शादी के संदास में की थी। ना जाने भैया ने ऐसा क्यों किया। मैं उस लड़की को कमरे में बैठकर बाहर आ गया था। पिताजी ने काफ़ी देर तक भैया की क्लास लगाई रखी थी। उनका कहना था कि ऐसे किसी की बेटी को शादी करके घर लाना यह कौन सा तरीका है। तो पिताजी खुद उनकी शादी इज्जत से कर देते,
लेकिन अब जो हो गया था सो हो गया था। जो मेरी भाभी भी वह हमारे साथ, मैंने उसे नाम से भी भाभी का नाम लिया करता था। भाभी का नाम लेने पर पिताजी मुझे बहुत डांटे थे। उसके बाद मैं मजबूरी अंकिता को भाभी कहना शुरू कर दिया था। भाभी ने पूरे घर को अच्छे से संभाल लिया था और अब हमारा घर लग रहा था। इस घर में औरत की कमी थी जो अब भाभी ने आकर पूरी करती थी। हमारे दिन बहुत अच्छे गुजरने लगे थे। अब भैया को भी घर में खाना बनाना नहीं पड़ता था। मुश्किल से खुशियों ने हमारे घर का रास्ता देख लिया था। अकेला छोड़कर चले गए थे। मेरी भाभी के साथ अच्छी बिल्डिंग हो गई थी। भैया सारा दिन काम पर होते थे, उनके पीछे घर में, और भाभी पूरा दिनों में आसपास में दोस्ती देखकर भाभी और खूब मजाक उड़ाते रहते थे। छुट्टी थी, उसी दिन अचानक मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, जिसकी वजह से भाभी ने भी जाने से मना कर दिया था। लेकिन फिर मैंने भाभी को जाने के लिए ज़बरदस्ती मना लिया। उनके जाने के बाद मैं वहीं हाल में और सोफे पर लेट गया था। अभी उन दोनों को गए हुए कुछ ही दिन गुजरे हुए थे कि अचानक दरवाजे पर शोर हुई थी। सोफे से उठने ही वाला था तो इतनी देर में भाभी पैरों तले आकर गिर पड़ी और मैं हैरान होकर खड़ा हुआ था और सिचुएशन समझने की कोशिश कर रहा था। भैया ने ही भाभी को घसीटते हुए हॉल में लेकर आकर फेंक दिया था और वह काफ़ी देर तक भाभी पर गुस्सा करते रहे। मैं चुपचाप खड़ा हुआ सारा तमाशा देख रहा था। भैया भाभी की कोई सच्चाई के बारे में बात कर रहे थे। इसके बारे में आज तक मुझे उन्होंने नहीं बताया था। मैं अपने दिमाग में ना जाने क्या क्या सोच रहा था। कुछ देर बाद भैया अपने कमरे में चले गए और थोड़ी देर बाद जब अपने कमरे से बाहर आए तो मैंने देखा कि उनके हाथ में एक बड़ा सा बैग था। उस बैग में उन्होंने अपना सारा सामान रखा हुआ था। उन्होंने भाभी की तरफ गुस्से से नज़र से देखा और बाहर निकल पड़े और चले गए थे। भैया ने मेरी तरफ देखना, इस बात का मुझे बहुत दुख हुआ था। वह तो चले गए थे, लेकिन उसी वक्त भाभी की हालात बेहद ख़राब हो रही थी। मैंने फ़ौरन से भाभी को उठाया और कमरे में लेकर चला गया। वह उसी वक्त अपने होश हवास में नहीं थी। भाभी की आंखों से लगातार आंसू निकल रहे थे। वह बार बार भैया को पुकार रही थी। उनको संभालना बेहद मुश्किल हो रहा था। वह पूरी रात मैंने भाभी के साथ भैया के कमरे में गया तो मैंने देखा कि भैया के कमरे में टेबल पर एक लेटर रखा हुआ था। इसका मतलब भैया की दूसरे शहर में पोस्टिंग हो गई थी। मैंने सोचा चलो अच्छा हुआ भैया का ट्रांसफ़र हुआ है, वरना मुझे तो लगा था भैया कहीं गुस्से में घर तो छोड़कर नहीं चले गए थे। यह तो अच्छा हुआ पता चला कि भैया कहाँ गए थे, वरना जाने भाभी का रो रो कर क्या हाल होता। भैया ने भाभी की ऐसी हालात करती थी कि मुझे भैया पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। अब घर में मैं और भाभी ही बचे थे। हम दोनों एक दूसरे का सहारा थे। भाभी भैया को बहुत याद करती थी, लेकिन मुझे कभी भी भैया की याद नहीं आती थी। मैं तो उनके घर से बाहर होने पर बहुत ज़्यादा खुश था। उसी हिसाब से मैं भैया पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। दिन गुजरते चले गए और मेरा MBS भी हो गया था। मैं डॉक्टर बनना चाहता था और मुझे MBS की डिग्री मिल गई थी। मैं डिग्री लेकर जब घर आया तो खुशी के मारे मैं झूम उठा और मैंने भाभी को खुशी से अपनी डिग्री दिखाई और कहा देखो भाभी, मेरी खुशी की वजह से गले लग गया। और भाभी ने मेरे माथे को चूमते हुए कहा देखा, एक दिन तुम्हारा सपना पूरा हो जाएगा और तुम डॉक्टर बन जाओगे। वह दिन मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी का दिन होगा। मेरी इस खुशी पर मेरी भाभी भी बहुत ज़्यादा खुश थी। उन्होंने मुझसे कहा अब तुम डॉक्टर बन गए हो, तुम्हारे साथ मैं डॉक्टर की डिग्री भी आ गई है। अब तुम यह बताओ मुझे तुम क्या चीज़ दे रहे हो, मैं आपको वही दूंगा। भाभी ने कहा अच्छा ठीक है। मैंने भाभी की तरफ मुस्कुराते हुए देखा और मैंने भाभी से कहा आपको मुझसे जो चाहिए ठीक है। फिर वह कहीं घूमने चले गए थे। ठीक है, खूब हंसने लगी। भाभी के हंसने की आवाज़ सुनकर कितने दिनों तक मेरी भाभी खुलकर हंसी थी। मेरे कान तो अपनी भाभी की हंसी सुनने के लिए तरस गए थे। मैं लगातार भाभी की तरफ देखे जा रहा था। मैंने अपने दिन में ठान लिया था कि मैं हमेशा अपनी भाभी को ऐसे ही खुश रखूँगा। कभी भी उनकी हंसी उनके होठों से जुदा नहीं होने दूंगा। मेरी भाभी हंसते हुए बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी। यह मुझे आज पता चला था। मैं भाभी की तरफ देखते हुए सोच रहा था काश अगर भाभी की शादी भैया से ना हुई होती तो मैं इनको अपनी पत्नी बना होता। बहुत प्यार से मैं इनको शादी करके अपने घर में लाता, मगर अब क्या हो सकता था, वह होकर ही रहता है। मैं इन्हीं सोचों में गुम था। तभी अचानक भाभी ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे हिलाया। तभी मैं अचानक होश में आ गया और घबरा गया, ऐसे घबरा गया जिसे करी चोरी पकड़ी गई हुई थी। एकदम से भाभी से नज़रें चुराने लगा और इधर उधर देखने लगा। भाभी ने मुझसे पूछा किसके ख्यालों में खोए हुए हो। भाभी का
सवाल सुनकर मैं फिर से भाभी की तरफ ध्यान दिया। मेरा दिल कह रहा था कि उनको सब कुछ बता दूं कि मैं आखिर किसके बारे में सोच रहा था, मगर फिर मैं अजीब सा रिएक्शन बना कर बात को टाल दिया। फिर मैंने भाभी से कहा, आप जल्दी से तैयार हो जाओ, फिर हम बाहर घूम के आते हैं ताकि कपड़े चेंज करके रेडी हो जाओ। लगभग 15 मिनट के बाद मैं तैयार होकर अपने कमरे से घर से बाहर आया। पेट के बाहर खड़ी हुई अपनी बाइक को स्टार्ट किया और 2-3 बार होता बजाए जैसे ही फ़ोन की आवाज़ सुनकर भाभी बाहर आ गई तो उन्हें आधा देखकर मेरे मुंह पे ब्यूटीफुल निकल गया। और फिर भाभी के बाहर निकलने के बाद मैं घर के दरवाजे के बाहर से अच्छी तरह से लॉक कर दिया और बाइक पर बैठकर बाइक स्टार्ट करके बाइक मोती को भाभी मेरे पीछे आकर बैठ गई। कुछ ही देर बाद मैं गाड़ी स्टार्ट की और रास्ते पर चलने लगा। मैं बाइक बहुत तेज़ स्पीड से चला रहा था। स्पीड तेज़ होने की वजह से भाभी बहुत डर रही थी, जिसे भाभी ने मुझसे कहा कि स्पीड कम करो, और मैं उनके साथ और भी ज़्यादा शरारत करने लगा था। बार बार स्पीड को बढ़ा रहा था और उनसे खूब मज़ा कर रहा था। शोर के बाद मैं गाड़ी एक शॉपिंग मॉल के आगे रोक दी। मैं भाभी का हाथ पकड़कर अपने साथ अंदर ले गया। वह पहले भी कई बार यहाँ पर आ चुकी थी। वह घर में जितने कॉन्फिडेंट के साथ रहती थी, घर से बाहर निकलकर उनकी सारी हिम्मत ख़त्म हो जाती थी। लेकिन फिर मेरा साथ भाभी को हमेशा हौसला देता था। मेरे साथ होते हुए वह चीज़ भुला देती थी। अभी भी यही हुआ था। जैसे ही मैं उनका हाथ पकड़ा तो उन्होंने मेरे हाथ को भरोसे के साथ कस से पकड़ लिया। मैं उनका हाथ पकड़कर उनको बहुत ज़्यादा शॉपिंग कराने के में बिजी हो गया था। वहाँ से हम दोनों यूटिलिटी स्टोर में गए और वहाँ हमने पानी पीने की कुछ चीज़ें ली और उनके बाद हमने मूवी देखी और रात को डिनर हम दोनों एक ही साथ किया। शॉपिंग पूरी हो गई थी। उसके बाद मैं भाभी को एक पार्ट में भी ले गया, जहाँ वहाँ पर बहुत अच्छी हवा चल रही थी और बहुत ज़्यादा सुकून था और हम दोनों रात के टाइम पर बैठ गए थे। उसके बाद मैं उनको अपने साथ लेकर घर वापस आ गया था। सर्दियों का मौसम था और ठंड ज़्यादा बढ़ गई थी। रात के टाइम बहुत ठंड महसूस हो रही थी। जब हम दोनों एक साथ एक दूसरे का हाथ पकड़ चल रहे थे, तभी भाभी ने मेरे हाथ से अपने हाथ छुड़ाने की काफ़ी बार कोशिश की थी, क्योंकि सब तरफ से लोग हमें देख रहे थे, मगर मैं उनका हाथ बहुत मजबूती के साथ पकड़ा हुआ था। पूरा दिन एंजॉय करने के बाद जब हम घर चले गए और हंसते खेलते जब हम अपनी गली में दाखिल हुए, तो हमने देखा कि हमारे घर के सामने औरतों की भीड़ लगी हुई है, जो सिर्फ हमको ही देख रही थी। घर के सामने भीड़ देखकर हमारी अंशी और बाइक दोनों पर ही ब्रेक लग गए थे। हमारे घर के आगे लगभग सारा मोहल्ला इकट्ठा हुआ था, जिसे देखकर भाभी ने कंधे को कस के पकड़ लिया और फिर लोगों ने बचने के लिए उनकी सारी कोशिश नाकाम की गई। मैंने एक नज़र भाभी की तरफ मुड़कर देखा तो भाभी का शरीर कांप रहा था। मैंने बड़ी हैरत से खड़े हुए लोगों को देखा था और फिर बाइक की रफ्तार तेज़ करते हुए उनके पास आते गया। उन लोगों की बातें मुझे साफ सुनाई दे रही थी, जो लोग हमें देखकर बातें बना रही थी। मैं बाइक रोकी और एक नज़र लोगों पर डालते हुए अपनी भाभी को बाहों में घेर लिया और भाभी को दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए घर में एक और औरत आवाज़ सुनी। वह औरत कह रही थी, हे भगवान, यह क्या बेशर्मी मचाई हुई है। शुक्र है हमने आज इन लोगों को अपनी आंखों से रंगलीला खेलते हुए देख लिया, वरना हमें तो पता नहीं चलता कि हम देवर भाभी का क्या खेल रहे हैं। इनको तो अपने रिश्ते का ही लिहाज नहीं है। तभी दूसरी औरत भी बोल पड़ी और कहने लगी, इस बेचारे ने तो अपनी बचपन गुजारा है, आखिर इसमें इतनी समझ कहाँ से आएगी। और अब देवर पर भी डोरे डाल रही है और दोनों भाइयों को अपने काबू में करना चाहती है। इसका तो काम ही यही है। इसके बाद यह कोई और मर्द ढूंढ लेगी और इसके जैसी औरतों का एक मार्च से गुजरा ही नहीं होता, और इसको ऐसे भाई का ख्याल रखने के लिए छोड़ गया था। जब उसे पता चलेगा कि उसके भाई का यहाँ पर क्या ख्याल जा रहा है, और ना जाने बहुत सी औरतें इसी तरह से बातें कर रही थी। मैं चाहता तो उन सबको जवाब दे सकता था, मगर उस टाइम मुझे अपनी भाभी की फ़िक्र थी, जिसका उस टाइम सिर्फ मैं ही सहारा था। मैं जल्द से जल्द भाभी को घर के अंदर ले जाना चाहता था। आई मैं भाभी का हाथ पकड़कर 1-2 कदम ही आगे चला था कि इतनी देर में जो बात मैंने सुनी उसको सुनकर मेरा खून खौल गया और भाभी भी मेरे बाहों में से अपने होश आवाज़ को खो बैठी थी, जिसे देखकर मेरे पाथे पर पसीना आ गया था। जो मैं नहीं चाहता था वही हो गया था। सब लोग मेरे पास आए, जमा हो गए थे। आदमियों ने तो यह देखते ही ना जाने हम दोनों को एक साथ देखकर इतनी हैरान क्यों हो रही थी।
और इस तरह से रिएक्ट कर रही थी जो हमने दुनिया का सबसे बड़ा पाप किया है। यह सब देखकर मैं भी बहुत घबरा गया था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करूं और क्या नहीं, मगर किसी को सच पता चल गया तो ना जाने क्या होगा। अभी तो लोग सिर्फ बातें ही कर रहे थे, झूठ मूठ की कहानी सुना रहे थे, लेकिन ना जाने मैं किस सोच में गुम था। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मैं बहुत बड़ी परेशानी में गिरा हुआ हूँ। भाभी बेहोश हो चुकी थी। मैंने उन सब लोगों को परवाह न करते हुए भाभी को अपनी गोद में उठाया और घर का दरवाज़ा खोलकर घर के अंदर उनके कमरे में जाकर बैठाकर भाभी को लिटा दिया और फिर मुड़कर सब लोगों के मुंह पर घर का दरवाज़ा बंद कर लिया। मैं चाहता तो अभी इसी वक्त सबको मुंह तोड़ जवाब दे सकता था, लेकिन मुझे इस टाइम सिर्फ और सिर्फ सुकून चाहिए था। मैं मुड़कर अंदर आया और अपने कमरे में जाने के बजाय भाभी के कमरे में चला गया। बेड के पास बैठा गया और मैं यह सोच रहा था कि ना जाने कल का सूरज मेरे लिए क्या तूफान लाने वाला है। मैं अपने दिमाग में ना जाने कैसी कैसे बातें सोच रहा था। मैं सोच रहा था कि भाभी को अपनी तरफ से खुश करने की हर तरह से कोशिश की थी, लेकिन आखिर में मोहल्ले वालों ने हमारी खुशियों को नज़र लगा दी। मैंने देखा कि भाभी होश में आ रही थी। सोचते सोचते मेरा शरीर अकड़ गया था। भाभी अपनी मांग कर रही थी। मैं फ़ौरन ही उनके करीब गया और उनका सारा देखकर बैठाने लगा और जग में पानी निकाल कर गिलास में किया और भाभी को पानी पिलाया। भाभी को तसल्ली देने के बाद मैं किचन में गया और किचन में जाकर खाना गर्म करने लगा। यह सब मेरी ही वजह से हुआ था जो भाभी बेहोश हो रही थी। मैंने भाभी को कोल्ड ड्रिंक में नींद की दवा मिलाकर दी थी। किचन में जाकर मैंने नींद की दवाई का डब्बा निकाला और जिनको मैं खाने में मिला दिया। खाना खाने के बाद भाभी भी बहुत सुकून मिल गया था। मैंने गौर से भाभी की तरफ देखा और उठकर बाहर आ गया था और अपने कमरे में जाकर सो गया। अगली सुबह जब मैं उठा तो मैंने देखा कि भाभी किचन में काम कर रही थी और वह बिल्कुल सुकून के साथ किचन में नाश्ता बना रही थी। मैं भाभी के पास गया और उनको गुड मॉर्निंग विश करने लगा और साथ ही साथ उनकी तबीयत के बारे में भी पूछा और कुछ देर बाद डाइनिंग टेबल पर जाकर बैठ गया। मैंने सोचा कि चलो अच्छा हुआ कि कल मैं भाभी के ड्रिंक में नशे की दवा मिलाई थी, वरना अभी तक ना जाने क्या हो गया होता और भाभी और रो रो कर अपना बुरा हाल कर लेती। मैं टीवी ऑन किया और न्यूज़ देखने लगा। तभी अचानक दरवाजे की बेल बजने लगी, जिसे सुनकर अचानक मैंने अपने कान खड़े कर लिए। मुझे पता था मोहल्ले वाले ऐसे चुप नहीं बैठेंगे। मैंने सोचा कि मैं उन लोगों से आज क्लियर बात कर ही लेता हूँ, इससे पहले कि दरवाज़ा खोलना। मेरे जाने से पहले ही भाभी ने दरवाज़ा खोल दिया और आज पड़ोस की औरतें घर के अंदर आ गई थी और उन औरतों ने घर में घुसने ही कल वाला तमाशा फिर से शुरू कर दिया था। भाभी खुद पर लगे इल्ज़ाम तो चुपचाप सह रही थी, लेकिन जैसे ही उन लोगों ने मेरा नाम लिया, भाभी उन लोगों पर टूट पड़ी कि चेहरे की तरफ देख रहा था कि वह कितने तेज़ी के साथ लोगों को जवाब दे रही थी। भाभी ने अपने शब्दों से सबकी बोलती बंद करती थी और वह सब के सब कुछ ही देर बाद अपना मुंह लटकाकर वापस चले गए। भाभी दरवाज़ा बंद करके अंदर आई। उन्होंने पहले पानी और मुझे नाश्ता सर्वे किया। नाश्ता करने के बाद मैं अपने कमरे में चला गया। थोड़ी देर के बाद जब मैं वापस आया तो मैंने देखा कि भाभी के हाथ में मेरा मोबाइल था। ना जाने वह मेरे मोबाइल से किस बात कर रही थी। तभी मुझे अचानक याद आया कि मैं इतनी बड़ी लापरवाही कैसे कर सकता हूँ। आखिर भाभी को अब मेरे बारे में सब कुछ पता चल चुका था। ना जाने उसने मेरे बारे में क्या कहा था और अब भाभी मेरे बारे में न जाने क्या सोच रही होगी। मैं अपने ही ख्यालों में खोया हुआ था। तभी भाभी मुझे घूर घूर कर देखने लगी। घर में बुरी तरह से फंस चुका था कि उनको सच बता दिया जाए, लेकिन भाभी के रिएक्शन तो मुझे बहुत ज़्यादा खतरनाक लग रहे थे। जैसे उनका सब कुछ सच पता चल गया और ऐसा लग रहा था जैसे भाभी मुझे सर पर झुला लिया था, जिसके अलावा फेंक दिया और ख़ुद दरवाज़ा खोलने के लिए चली गई। जल्दी से मैंने अपना मोबाइल उठाकर अपने पास रख लिया। उससे पहले उन्हें सुकून भरी सांस ली और सोच रहा था कि अच्छा हुआ दरवाजे पर कोई आया है। तभी अचानक भाभी के चिल्लाने की आवाज़ आने लगी। मैं जल्दी से भागकर दरवाजे की तरफ गया। दरवाजे पर जो खड़ा हुआ था उसे देखकर मैं अचानक ही शौक में था। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। मेरे सामने ही मेरे बड़े भैया खड़े थे। मैं फ़ौरन से भागकर उनके गले लग गया। हम दोनों भाई एक दूसरे से बहुत देर तक गले मिलकर रोते रहे और भैया को लेकर मैं अंदर आ गया। भाभी अभी तक वहीं शौक में खड़ी थी। आखिरकार भाभी को लेने मुझे ही जाना पड़ा और उनके लेकर अंदर आ गया और कुछ देर के बाद मैं अपने दोस्त के घर जाने का बहाना करके घर से बाहर निकल गया।
ताकि वह दोनों मुझे एक दूसरे से खुलकर बातचीत कर सके और पिछले सारे मत कर अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत कर सके। वैसे ही मैं भैया की अमानत उनको सौंप चुका था। अब मैं आप लोगों को भाभी की ज़िंदगी के बारे में बताना चाहता हूँ। दरअसल मेरी भाभी एक तवायक थी और बचपन से ही ऐसी नहीं थी, लेकिन शायद ऐसा होना उनकी किस्मत में लिखा था। जब वह 5 साल की थी तो मेरी फैमिली में उन्हें अफोर्ड कर लिया था और वह उस फैमिली के साथ उनके घर चली गई। शुरू के कई साल तो काफ़ी अच्छे गुजरे थे। जिस परिवार में उन्हें अपना बनाया था वह काफ़ी अच्छा और अमीर परिवार था। उन लोगों ने भाभी को सड़क से उठाया था और अपना नाम दे दिया था। लेकिन जैसे ही भाभी जवान हुई तो काफ़ी सारे ऐसे लोग थे जो उनकी खूबसूरती से जलते थे, क्योंकि भाभी बहुत खूबसूरत थी और बचपन से ही वह बहुत ज़्यादा मासूम सी लगती थी। जो परिवार उन्हें अपने साथ ले गया था वह जॉइंट फैमिली परिवार थी। वहाँ पर उनके भाई की बेटियाँ भी थी, जबकि उन लड़कियों में से कोई इतना खूबसूरत नहीं था जितनी भाभी खूबसूरत लग रही थी। इसलिए जब वह लड़कियों का रिश्ता आया था तो उन लोगों उन लड़कियों की बजाय भाभी को पसंद करके चले जाते थे। एक दिन उन लड़कियों का माँ भाभी को बहाने से अपने साथ घर से बाहर ले गई और वहाँ उन्होंने बीच रास्ते में ही भाभी के मुंह पर क्लोरोफॉर्म लगा हुआ रुमाल रख दिया। उसके बाद भाभी बेहोश हो गई और उन्हें शायद कुछ याद नहीं रहा। जब उनकी आंख खुली तो यह देखकर मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई थी कि वह एक कोठी पर पहुंच चुकी थी। वह औरत अपनी बेटियों का बदला लेना चाहती थी। वह जानबूझकर भाभी को बहाने से घर से बाहर लेकर चली गई और भाभी के बिना देखे ही मुंह पर क्लोरोफॉर्म वाला रुमाल रख दिया, जिससे भाभी बेहोश हो गई। और रिक्शा करके एक औरत भाभी को अपने साथ कोठी पर ले गई और घर वाले ने उसने बहाना बना दिया कि तुम्हारी बेटी कहीं मिल नहीं रही है, न जाने वह मेरा साथ छोड़कर कहाँ चली गई। मैंने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह मुझे कहीं नज़र नहीं आई। भाभी के सौतेली माँ बाप ने उन्हें इस तरह ढूंढने की कोशिश की, लेकिन भाभी का कुछ पता नहीं चला। यहाँ तक कि पुलिस ने भी रिपोर्ट दर्ज करती थी और पुलिस को भी भाभी को नहीं ढूंढ पाई। भाभी की सच्चाई के बारे में पहले से जानता था। मुझे यह बात पता थी कि भाभी है। मैंने भाभी को बार में देखा था, लेकिन मुझे इस बारे में पता नहीं चल पाया कि कैसे भैया की मुलाकात भाभी से हो गई थी और किस तरह से भैया भाभी से शादी करके घर लेकर आए थे। लेकिन भैया को भाभी की हकीकत के बारे में नहीं पता था। जिस दिन भैया घर से गए थे तब भैया को भाभी की सच्चाई के बारे में पता चल गया था। न जाने भैया को भाभी की सच्चाई किसने बता दी थी कि जैसे ही उन्हें भाभी के बारे में पता चला उन्होंने भाभी की खूब तलाश ली। तलाश तो मेरी भी लगती, मगर उस दिन गुस्से में भैया ने मुझे कुछ नहीं कहा और मैं बच गया। उनके जाने के बाद भाभी को बहुत डिप्रेशन हो गया था कि वह कभी भी इस डिप्रेशन से बाहर ना निकल पाई। उसकी असल ज़िंदगी की तरफ नहीं लौट सकेंगे, इसलिए मैं उनका और भी ज़्यादा ख्याल रखने लगा। लेकिन मेरी मेहनत और कोशिश करने पर ठीक होने लगी थी। मैंने भाभी का ट्रीटमेंट अपने हिसाब से करना शुरू कर दिया था। हमेशा मैं उनका ख्याल रखता था, जिसे सब लोगों ने गलत समझा था। लोग मुझ पर और भाभी पर न जाने किस तरह से इल्ज़ाम लगा रहे थे। भैया 2 साल बाद घर वापस आए थे। यह सोचकर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। अभी तो मुझे मेरे रिश्ते फिर से मिल गए थे और मैं खुलकर अपने साथ जीना चाहता था, लेकिन अब ऐसा मेरे साथ मुमकिन नहीं था। इसलिए मुझे ट्रेनिंग के लिए शहर से दूर जाना पड़ा था। इसलिए मैंने अपने कमरे में जाकर अपनी पैकिंग शुरू कर दी। भाभी को आज सुबह यह बात पता चल गई थी, जिसके बारे में मैंने भाभी को नहीं बताया था। मैंने भाभी को अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहता था। इसी वजह से मैंने अपनी ट्रेनिंग को कैंसिल करवा दिया था और भाभी को फ़ोन पर इस बारे में पता चल गया था। मेरी यही सच्चाई थी जिसके बारे में भाभी को मोबाइल के ज़रिए पता चल गया था। मेरे एक दोस्त ने फ़ोन करके भाभी को बताया था कि अंकुश ट्रेनिंग पर जाने के लिए मना कर रहा है। आखिरकार यह उसका सपना था, लेकिन मैं अपने परिवार की वजह से आपको छोड़कर अकेला नहीं जाना चाहता। शाम के टाइम जब मैं घर वापस आया लौटकर, तो मैंने देखा कि भैया भाभी का मेरा इंतज़ार कर रही थी। भाभी ने तो रो रो कर अपनी आंखें सूज ली थी और ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझे दांतों के लिए तैयार बैठी थी। मैं जाकर उन दोनों के पास बैठ गया और उन दोनों को प्यार भरी नज़रों से देखने लगा। मैं अपने भैया भाभी को अपने माता पिता समान समझता था। भाभी ने मुझे सगी माँ जैसी प्यार और ममता दी थी, इसलिए मैं चाहता था कि मैं भाभी को कभी भी अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगा। लेकिन अच्छा हुआ
ना कि भैया भाभी ने मुझे समझाया कि तुम अपनी ट्रेनिंग पर अब आराम से जा सकते हो और तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो तुम हमसे ज़रूर कहना, हम हमेशा तुम्हारा साथ देंगे और तुम अपना सपना पूरा करो और कामयाब डॉक्टर बनकर आप घर वापस लौटना। अपने भैया भाभी से मुझे बहुत हिम्मत मिली थी और मैं बहुत खुश था। वह दोनों भी अब आराम से बात करने के लिए बाद ठीक हो गए थे। आखिरकार भाभी के साथ जो हुआ उसमें उनकी कोई गलती नहीं थी, इसलिए भैया ने भाभी की सच्चाई जानने के बाद भाभी से माफ़ी मांग ली थी और कहा था कि उन्होंने जो उन पर गुस्सा किया था उसके लिए वह उनसे माफ़ी मांगते हैं। अब मैं बहुत अच्छा डॉक्टर बन गया हूँ और मेरा अपना हॉस्पिटल है और आज मेरे भाई भाभी के पास 2 बेटियाँ हैं। दोनों अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खुश हैं और मैं भी अपनी शादी के लिए एक अच्छी सी लड़की तलाश कर रहा हूँ। आप लोग मेरे लिए प्रार्थना कीजिए कि मुझे भी मेरी भाभी जैसी ही लड़की मिल जाए जो मेरे परिवार को बहुत अच्छे से संभाल ले। धन्यवाद दोस्तों।